हेलो बच्चों, आप एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने परिवार गामा क्लियर क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लासों में हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी कि परावर्तन और अपवर्तन के न्यूमेरिकलों को ध्यान से समझा और हम लोगों ने बड़े अच्छे से न्यूमेरिकलों को लगाने का प्रयास किया। अगर किसी को किसी न्यूमेरिकल में कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मुझे ये डाउट है इस क्वेश्चन में, आप मुझे इस डाउट को क्लियर करिए, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अब लोग दोस्तों, हम लोग न्यूमेरिकलों को पढ़ने के बाद हम लोग अपनी थ्योरी वाली क्लास को, हम लोगों ने थ्योरी वाली क्लास में परावर्तन और अपवर्तन इन दो घटनाओं को अच्छे से समझ लिया था और हम लोग उसी के आगे थ्योरी वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक। और जब थोड़ी और पढ़ लेंगे तब उसके बाद हम लोग फिर से न्यूमेरिकलों को लगाएंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग थ्योरी और ख़त्म कर लेते हैं। थ्योरी में हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे लेंस में, लेंस के बाद आपका प्रिज्म आएगा। ठीक। तो लेंस वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और लेंस को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक। लेकिन लेंस को समझने से पहले दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग के पेपर में पूछा जाता है कि गोली अपवर्तक पृष्ठ से, गोली उत्तल अपवर्तक पृष्ठ और गोली अवतल अपवर्तक पृष्ठ यानी कि स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस और स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस, इन दोनों से आप लोग को रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन का फॉर्मूला पेपर में आपके पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है। तो हम लोग पहले इन दोनों फॉर्मूलों को देखेंगे। दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही होता है, लेकिन समझेंगे हम लोग दोनों से, गोली उत्तल पृष्ठ से भी और गोली अवतल पृष्ठ से भी, दोनों से हम लोग फॉर्मूलों को समझेंगे। ठीक। तो पहले हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे गोली उत्तल अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र और फिर से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे गोली अवतल अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो सभी लोग हेडिंग लगाइए अपनी कॉपी में। और हाँ, मैं आपको फिर से कह दूं, जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप लोग को डेली क्लास के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ठीक है। इसलिए अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो ये चैनल आप लोग को आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को डेली क्लास के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचते रहें। ठीक। और प्रॉपर मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहें। ठीक है। तो सभी लोग हेडिंग लगाइए। उसी के आगे आपकी हेडिंग पड़ जाएगी गोली, गोली उत्तल अपवर्तक पृष्ठ से, गोली उत्तल अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का सूत्र, ये हम लोग आज इसको प्रूव करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोग के लिए पेपर में, इससे न्यूमेरिकल और ये डेरिवेशन दोनों ही बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक। अगर हम लोग इसके बात करें तो हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस, स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस के रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक। स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस से हम लोग रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला प्रूव करेंगे। ठीक। तो अब हम लोग अपना इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग जानते हैं कि उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, उत्तल अवतल दर्पण में क्या होता है, एक तरफ पॉलिश होती है। उत्तल दर्पण किस प्रकार बनाए जाते हैं, उत्तल पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ मतलब कि ये हो गया आपका उत्तल पृष्ठ। उत्तल पृष्ठ क्या होता है, इसमें परावर्तन कहाँ से होता है या परावर्तन कहाँ से होता है, उभरे भाग से। ठीक। लेकिन ये बच्चों गोली दर्पण नहीं है, ये दर्पण नहीं है, ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब क्या होगा, अपवर्तक में हम लोग जानते हैं अपवर्तन में क्या होता है, दो माध्यम होते हैं। ठीक है। इस गोली अपवर्तक पृष्ठ के इस तरफ का माध्यम क्या है, सघन माध्यम है। इसको मैं इस तरह से दिखाता हूं। ये कैसा माध्यम है बच्चों, सघन माध्यम है। और इसके जो इस तरफ का माध्यम है वो कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है।
ठीक, तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के इस तरफ का माध्यम कैसा माध्यम है, सघन, या इस तरफ का माध्यम कैसा माध्यम है, विरल। आप लोग इसको अपने मन में समझने के लिए एग्जाम्पल मान सकते हैं कि इधर पूरा क्या है, कांच है, और इधर क्या है, पूरी वायु है, यानी कि इधर का माध्यम पूरा सघन है, इधर का माध्यम पूरा क्या है, विरल है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसका मान लीजिए मुख्य अक्ष है, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। तो अब हम लोग को इस अपगोलीय उत्तल अपवर्तक पृष्ठ, अगर अवतल होता तो फिर इस तरह से बनाते, बात सुना रही है, अगर अवतल होता तो फिर इस तरह से बनाते। तो उत्तल अपवर्तक पृष्ठ से हम लोग फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। देखिए, मान लीजिए यहां पर एक वस्तु रखी है, ये वस्तु हमने यहां पर रख दी एक ओ, ये हमने यहां पर एक ओ वस्तु रख दी, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ये एक हमने यहां पर बिंदु वस्तु रख दी, कैसा है, पॉइंट, मतलब पॉइंट वो है ऑब्जेक्ट, बिंदु वस्तु है। अब क्या होगा, इस बिंदु वस्तु से किरणें चलेंगी, इस बिंदु वस्तु से जो किरणें चलेंगी, ठीक है, थोड़ा मैं इसको वस्तु को थोड़ा पास में रखता हूं, तो ये मान लीजिए कि ये आपकी यहाँ पर अगर एक बिंदु वस्तु रखी है, यानी इसको मैं बोलूँगा ए, ओ पॉइंट, यानी यहाँ पर आपकी क्या रखी है, वस्तु रखी है, वस्तु यानी कि बिंब रखा है, यानी यहाँ पर आपका क्या रखा है, बिंब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसको ओ से माना है, ये आपकी एक वस्तु रखी है। अब हम लोग को पता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग को केवल 2 किरणों की आवश्यकता होती है, 2 किरणों से ही हमारा प्रतिबिंब बन जाता है, हमें किसी तीसरी किरण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी हम 2 किरणों से ही यहाँ पर वस्तु इमेज इसका प्रतिबिंब बना देंगे। देखिए, इससे पहली किरण कहाँ निकलती है, पहली किरण निकलती है इस तरह से यहाँ पर, ये इस तरह से निकली पहली किरण। अब ये क्योंकि गोलीय उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र, भाई ये जो उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है ये गोली है, और गोली मतलब ये किसी गोले का भाग होगा, ये गोली मतलब किसी गोले का, अगर इसको पूरा कंप्लीट करें तो ये पूरा एक गोला बन जाएगा। तो इसका मान लीजिए वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर है, इसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर है। अब अगर इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित हुई है इस पॉइंट पर, अब हमें इस पॉइंट पर अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो हम लोग बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं बच्चों परावर्तन चैप्टर में कि अगर हम लोग को किसी गोले में अगर कोई दर्पण किसी गोले का भाग है और हमको वहाँ पर अभिलंब खींचना है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अभिलंब खींचने के लिए आप केवल इस पॉइंट को सेंटर से मिला दो, तो यहाँ पर क्या खिंच जाएगा, अभिलंब खिंच जाएगा। यानी इस पॉइंट को हम सेंटर से मिला देंगे तो ये हमारा क्या खिंच जाएगा, अभिलंब खिंच जाएगा। तो ये हमारा हो गया अभिलंब। अब अगर ये हमारा हो गया अभिलंब, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रकाश किरण, अब देखो ये प्रकाश किरण विरल से कहाँ जा रही है, सघन में, ये प्रकाश किरण विरल से कहाँ जा रही है, सघन में। और अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर इस प्रकाश किरण को कोई डिस्टर्ब ना करता तो ये प्रकाश किरण सीधे चली जाती, लेकिन क्योंकि हमने डिस्टर्ब किया है, हमने माध्यम को चेंज किया है, इसलिए ये प्रकाश किरण विरल से जब सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी ये इस प्रकाश किरण का वास्तविक मार्ग तो ये था, लेकिन ये अपने वास्तविक मार्ग में आ जाकर के कुछ इस तरह से झुक जाएगी, यानी कि कुछ इस तरह से चली जाएगी। क्लियर है? तो ये अभिलंब की ओर क्या हुई, थोड़ी झुक गई। तो ये हो गई हमारी कौन सी किरण, अपवर्तित किरण, जो कि क्या हो गई कि अभिलंब की ओर झुक गई। मैं थोड़ा सघन माध्यम यहां से इधर लिख देता हूं। तो ये हमारी किरण चली गई और ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब देखिए, अगर ये किरण अभिलंब की ओर झुक गई तो ये किरण यहां चली गई। अब देखिए, ये किरण यहां से चली जाएगी। अब क्या होगा, एक प्रकाश किरण और निकालनी पड़ेगी।
एक प्रकाश किरण हम डाल देंगे इस पृष्ठ पर। जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ अगर हम मान लें तो ये M पॉइंट है, ये O पॉइंट है, सॉरी O नहीं, इसको P मानिए, O हम लोग मान चुके हैं एक बार। तो ये इसका P पॉइंट है और ये पॉइंट मान लीजिए ये N पॉइंट है। ठीक, तो एक प्रकाश किरण मैं इस अपवर्तक पृष्ठ पर सीधा डाल दूंगा, बिल्कुल सीधे अभिलंबवत डाल दूंगा। तो जो प्रकाश किरण हम लोग इस पर बिल्कुल सीधे डालेंगे, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग कोई प्रकाश किरण सीधे डालते हैं तो वह अपने मार्ग में बिना विचलित हुए क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है। तो ये प्रकाश किरण क्या होगा, सीधे निकल जाएगी, यानी ये प्रकाश किरण बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। तो ये प्रकाश किरण बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, यानी इस तरह से निकल जाएगी। ठीक, तो हमने पहली प्रकाश किरण इस तरह से भेजी जो कि यहाँ पर अपवर्तित हो गई और अभिलंब की ओर झुक गई, और दूसरी प्रकाश किरण हमने भेजी इस तरह से कि वो प्रकाश किरण सीधा अभिलंबवत आपतित हुई और बिना विचलित हुई अपने मार्ग में सीधे निकल गई। अब देखिए, ये प्रकाश किरण इधर जा रही है, ये प्रकाश किरण इधर जा रही है, ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है। क्या ये इन दोनों के आगे मिलने की संभावना है? नहीं है। इसलिए अगर ये दोनों किरणें आगे आपस में जाकर के नहीं मिलेंगी तो फिर हम इनको पीछे बढ़ा करके जबरदस्ती मिलाएंगे। अगर मैं इस वाली किरण को, जो हमने अभिलंबवत आपतित करी है, अगर मैं इस किरण को पीछे बढ़ाता हूं तो ये किरण पीछे इस तरह से आएगी, ये किरण पीछे इस तरह से आएगी, और जो ये किरण अपवर्तित वाली किरण थी, यानी ये वाली किरण जो अपवर्तित वाली थी, इसको अगर मैं पीछे बढ़ाता हूं तो इसको जब मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो ये प्रकाश किरण यहां कहीं पर जाकर के मिलेगी, और ये वाली किरण पीछे आ ही रही थी। तो ये दोनों प्रकाश किरण यहां पर कहीं पर काटेंगे एक दूसरे को, और यहां पर जब ये काटेंगी तो उस कंडीशन में यहां क्या बन जाएगी, इसकी इमेज, यानी कि यहां पर क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। बच्चों को बात समझ में आई? सही बच्चों को, यहां पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। सही को बात क्लियर है? तो यहां पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये क्या बन गया, इसका इमेज, यानी कि ये इसकी प्रतिबिंब बन गई। ठीक है, तो बच्चों ये क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई। अब देखिए, इसके जो ध्रुव है, इसके ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी होगी, u। अब इसके ध्रुव से प्रतिबिंब जहां पर बना है I, इसकी दूरी क्या होगी, v। इसके ध्रुव से जो वक्रता केंद्र है उसकी दूरी क्या होगी, r। और इसके केंद्र से जो यहां कहीं पर बीच में इसका फोकस होगा उसकी दूरी क्या होगी, f। फोकस तक की। सभी को चित्र बिल्कुल समझ में आ गया आराम से? ठीक है बच्चों, तो ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष। प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, यानी ये कैसा माध्यम है, रेयरर, और ये कैसा माध्यम है, डेंसर। चलिए ठीक है, अब हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब जरा इसमें थोड़े एंगल मान लीजिए। एंगल क्या है, ये आपका क्या है, अभिलंब। ये क्या है बच्चों, ध्यान समझना, ये क्या है, अभिलंब। और ये वाली किरण कौन सी है, ये वाली किरण कौन सी थी, आपतित किरण। ये वाली किरण कौन सी थी बच्चों, आपतित किरण। अगर ये वाली किरण आपतित थी तो जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। ये वाली किरण आपतित थी तो ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एंगल कौन सा बनता है, आई। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आई। ठीक, अब देखिए, ये नीचे वाली किरण आपतित किरण थी और ये ऊपर वाली किरण कौन सी है, अपवर्तित किरण। क्यों? क्योंकि यही तुम्हारी इमेज बन रही है, यही तो हमारी इमेज बन रही है भाई। हम अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ा करके ले आए थे तो ये वाली किरण ऊपर वाली आ रही थी, तो ये हमारी कौन सी किरण होगी, अपवर्तित किरण, और ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, यानी ये वाला एंगल, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में यह एंगल कितना बनेगा, एंगल आर बनेगा। एंगल कितना बनेगा, आर बनेगा। ठीक, तो ये नीचे वाली किरण और अभिलंब, नीचे वाली किरण कौन सी है, आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एंगल आई, और ऊपर वाली किरण कौन सी है, अपवर्तित, क्योंकि हम अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ा करके लाए थे, इसलिए अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एंगल आर।
अब जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात बच्चों मैं आपको लोग को बता रहा हूँ, ये जो जहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर रेखा आपतित हुई थी, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को आप कुछ मान लीजिए। इस पॉइंट को मान लो बच्चों, हमने मान लिया, क्या पॉइंट मान लिया, इसको हमने ए पॉइंट मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट हमने मान लिया ए पॉइंट। ठीक, अब जरा बच्चों ध्यान से देखना, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन से स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना एंगल मान लेते हैं। ये देखिए, ये जो वस्तु है, जो जहाँ वस्तु रखी थी, हमने मान लिया वस्तु के साथ जो एंगल बन रहा है मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष और जो किरण वस्तु से चल रही है और जो मुख्य अक्ष है उसके बीच कितना एंगल बन रहा है, अल्फा। जो किरण ये आपतित किरण है, सॉरी जो अपवर्तित किरण है, और अब इसमें मुख्य अक्ष के बीच एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, बीटा। और जो ये हमारा वक्रता केंद्र है, इससे जो अभिलंब जा रहा है और जो मुख्य अक्ष है, इसके बीच बनने वाला कोण कितना है, गामा। ठीक है बच्चों, तो हमने ये तीन एंगल हमने यहाँ पर मान लिए, अल्फा, बीटा और गामा। अब जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले आप लोग ट्रायंगल देखिए बच्चों, ध्यान से चित्र में देखिए, और ट्रायंगल देखिए ध्यान से, AOC। ट्रायंगल AOC में देखिए, कौन सा ट्रायंगल आप लोग को मैं दिखाता हूं, ट्रायंगल AOC, ये वाला ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC। ध्यान से देखिए, हम लोग को बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक बात समझ, हम लोग को पता है, हम लोग मैथ में पढ़ चुके हैं, मैथ की एक थ्योरम है कि अगर मान लीजिए ये वाला एंगल आपका A है और ये वाला एंगल B है और ये वाला एंगल C है, तो हम लोग ये प्रमेय पढ़ चुके हैं कि जो आपका बहिष्कोण होता है, यानी कि जो बाहर वाला एंगल होता है, वो शेष बचे वाले दो अंदर वाले कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। फिर से मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, हम लोग मैथ में पढ़ चुके हैं, मैथ में एक प्रमेय भी है कि जो बहिष्कोण का मान होता है, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, वो अंदर बचे वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि बहिष्कोण का मान शेष बचे दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसी वाली प्रमेय को हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर आप ट्रायंगल AOC में ध्यान से देखो, तो ट्रायंगल AOC में इस त्रिभुज से ये वाला एंगल क्या आ रहा है, बहिष्कोण, यानी एंगल I जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहिष्कोण। इस त्रिभुज AOC में एंगल I क्या आ रहा है, बहिष्कोण। तो ये जो बहिष्कोण होगा I, ये बराबर होगा किसके, शेष दो अंतःकोणों के, यानी कि दोनों इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होगा। एक इंटीरियर एंगल कौन सा है, अल्फा, और एक दूसरा इंटीरियर एंगल कौन सा है, गामा। एक अंतःकोण कौन सा है, अल्फा, दूसरा अंतःकोण कौन है, गामा, और बहिष्कोण क्या है, I। तो I जो है किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा के, यानी I बराबर होगा अल्फा प्लस गामा के। इक्वेशन नंबर क्या पड़ गई, फर्स्ट। क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रायंगल देखिए। अगला ट्रायंगल बच्चे आप लोग देखिए, ट्रायंगल AOC तो हो गया। अब जरा ट्रायंगल देखिए AIC, ट्रायंगल AIC, बड़ा वाला ट्रायंगल AIC, पूरा ही ट्रायंगल। अगर आप ट्रायंगल AIC में देखेंगे, अगर आप ट्रायंगल AIC में देखेंगे तो आप लोग को क्या दिखाई देगा, जरा बच्चों ध्यान समझने का प्रयास करना। AIC में अब की बार इस वाले ट्रायंगल के लिए बहिष्कोण का मान कितना है, ये देखिए ऊपर वाली साइड देखिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए बहिष्कोण का मान कितना है, ये R। ये R क्या है, इस ट्रायंगल के लिए बहिष्कोण का मान है, यानी ये जो बहिष्कोण होगा वो बराबर होगा किसके, शेष दोनों बचे अंतःकोणों के, यानी कि दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। इस बड़े वाले ट्रायंगल में दोनों इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल में एक अंतःकोण है बीटा और दूसरा अंतःकोण क्या है, गामा। इस बड़े वाले ट्रायंगल में एक अंतःकोण है बीटा और दूसरा अंतःकोण क्या है, गामा। तो इन दोनों के योग के भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये आपकी क्या पड़ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। सही बच्चे ध्यान से देखें, किसी को कोई दिक्कत है, सही बच्चे एक बार ध्यान से देख लें। सबको क्लियर है ना, यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये समझा कि जो बहिष्कोण होता है, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, वो दोनों एंटीरियर एंगलों के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमारे सामने दो इक्वेशन आ गई, एक बार ट्रायंगल AOC में देखा और दूसरी बार ट्रायंगल AIC में देखा। बात समझ गई। अब हम लोग लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों, जरा आप यहाँ पर देखने का प्रयास करना। स्नेल का नियम क्या होता है,
अब हम लोग यहां पर लगाएंगे स्नेल का नियम। हम लोग स्नेल्स लॉ जानते हैं। स्नेल का नियम बेटा क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर ये किसके बराबर होता है? n के। लेकिन जरा एक बात ध्यान समझना, अपवर्तक पृष्ठ के इस तरफ का माध्यम क्या है? विरल। हम मान ले रहे हैं कि इसका अपवर्तनांक कितना है? n1। और अपवर्तक पृष्ठ के उस तरफ का माध्यम क्या है? सघन। यानी कि उस तरफ कोई ऐसा माध्यम है जो कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो हम इस तरफ का अपवर्तनांक मान ले रहे हैं क्या? n2। तो हमने विरल माध्यम का अपवर्तनांक मान लिया n1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या मान लिया? n2। और प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है? प्रकाश किरण विरल से कहाँ पर जा रही है? सघन में। प्रकाश किरण विरल से कहाँ जा रही है? सघन में। यानी कि प्रकाश किरण पहले माध्यम से, ये आपका पहला माध्यम हो गया n1 और ये आपका दूसरा माध्यम हो गया। तो प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1n2, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ठीक, जिस माध्यम में जाती है, जिस माध्यम से जाती है, पहले माध्यम से जा रही है ना, उसको पहले, और जिस माध्यम में जाती है, जिस माध्यम में प्रवेश करती है, वो बाद में आता है। ठीक, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? n2 अपॉन n1। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान समझना, तो हमारे सामने फॉर्मूला आ गया कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1। अब बच्चों आप लोग को मैथ में एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि अगर बहुत सूक्ष्म एंगल हो, यानी कि अगर सूक्ष्म कोण हो, अगर बहुत छोटा कोण हो, किसके लिए? अगर बहुत सूक्ष्म कोण होता है, यानी कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल, अगर एंगल का मान बहुत छोटा हो, अगर कोण का मान बहुत छोटा हो, तो उस कंडीशन में जो साइन आई होता है वो लगभग बराबर होता है किसके? आई के। या ये फिर कह सकते हैं कि साइन थीटा जो बराबर होता है लगभग किसके बराबर होता है? थीटा के। या फिर ये भी कह सकते हैं कि साइन आर जो होगा वो लगभग किसके बराबर होगा? आर के। बच्चों ये बात भी आप लोग को मैथ में बताई गई होगी। मैथ का ये प्रमेय है कि साइन, अगर एंगल का मान बहुत छोटा होता है तो उस कंडीशन में साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के। यानी कि साइन आई किसके बराबर होगा? आई के, और साइन आर किसके बराबर होगा? आर के। अब बच्चों हम लोग साइन आई की जगह क्या रख देंगे? आई, और साइन आर किसके बराबर होगा? लगभग आर के। तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले में साइन आई की वैल्यू क्या रख देंगे? आई, और साइन आर की वैल्यू क्या रख देंगे? आर, और बराबर में क्या हो जाएगा? n2 अपॉन n1। बराबर में क्या हो जाएगा? n2 अपॉन n1। अब जरा n2 अपॉन n1 को ध्यान से समझिए, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा i n1, i इंटू n1 बराबर r इंटू n2, i इंटू n1 बराबर r इंटू n2। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब जरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए। हम लोग को i की वैल्यू पता है अल्फा प्लस गामा, तो हम लोग i की वैल्यू क्या रख देंगे? अल्फा और प्लस गामा। और r की वैल्यू कितनी पता है? बीटा प्लस गामा। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा और प्लस गामा, और बराबर और इंटू क्या हो जाएगा? n2। अब जरा ध्यान समझने का प्रयास करना। अब इस n1 का अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो n1 अल्फा प्लस n1 गामा बराबर n2 बीटा प्लस n2 गामा, n2 बीटा प्लस n2 गामा। अब जरा ध्यान समझिएगा, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर n2 गामा माइनस n1 गामा। क्या किया? n2 बीटा को इस तरफ ले आए इक्वल के, तो वो माइनस में हो गया, और n1 गामा को उस तरफ ले गए तो वो माइनस में हो गया, यानी कि n2 गामा माइनस n1 गामा। अब जरा देखिए, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर, इससे गामा क्या आ जाएगा? कॉमन। तो गामा कॉमन करने के बाद अंदर क्या बचेगा? n2 माइनस n1।
N2 माइनस क्या बचेगा N1। और बच्चों ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या पड़ जाएगी, थर्ड। सही बच्चे, एक बार ध्यान से इक्वेशन नंबर थर्ड तक देखें, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सभी बच्चे इक्वेशन नंबर थर्ड तक बहुत ध्यान से समझ लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। किसी को कोई समस्या तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो समझ में नहीं आ रही है, ठीक। तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना। चलिए अब अगर हम लोग आगे बढ़ के देखें तो बच्चों आपके सामने ये लिखा कि N1 अल्फा माइनस N2 बीटा बराबर गामा N2 माइनस N1। अब बच्चों एक बात आप फिर से चित्र में आइए, चित्र में आप लोग फिर से आइए। देखिए आप क्या करिए कि इस A पॉइंट से आप मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डाल दीजिए। आप इस पॉइंट से मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डाल दीजिए। मैंने क्या किया, एक अभिलंब इस तरह से डाल दिया। ये जो हमारा ध्रुव था, ये जो हमारा ध्रुव था, ये क्या था, P पॉइंट। और जो ये पॉइंट हमको मिलेगा लंब डालने पर, इस पॉइंट को आप अपने मन से मान लीजिए कि ये पॉइंट कैसा है, Q पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया कि ये Q पॉइंट है। जरा ध्यान समझना, मैंने इस यहां से एक लंब डाला, हमको एक पॉइंट मिल गया Q। अब आप लोग ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जब हम लोग यहाँ से लंब डालते हैं तो ये Q पॉइंट जो होता है वो P के वेरी नियर पॉइंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा नियर, यानी कि बहुत ज़्यादा पास में होता है। इसलिए हम लोग जो दूरी ये U वाली P से मापते हैं वो दूरी हम लोग किससे माप लेते हैं, Q से। सभी को क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत क्या है, कम है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस में है दोनों, वेरी नियर यानी कि बहुत ज़्यादा पास में है, निकट है। इसलिए हम लोग P और Q में कोई अंतर नहीं रखते हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि P और Q दोनों एक ही पॉइंट है। जो दूरी हम लोग P से लेते हैं वो दूरी हम लोग कहाँ से ले लेते हैं, Q से ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा निकट है। बात क्लियर है? अब जो हमने ये लंब डाला है इसकी हम लोग हाइट मान लेते हैं कि ये क्या है, H है। इसकी हाइट कितनी है, H। जो हमने लंब डाला है इसकी हाइट कितनी है, H है। अब जरा चित्र में ध्यान से देखना, चित्र में बच्चों ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कि अगर हम लोग ट्रायंगल AOQ में लगाएं, अगर हम लोग ट्रायंगल AOQ में, बच्चों सभी लोग ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ट्रायंगल AOQ की बात करें तो AOQ में क्या हो जाएगा, हम लगाएंगे tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, हम लोग AAQ में क्या लगा देंगे, tan अल्फा। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan अल्फा में इस वाले ट्रायंगल में AOQ में, इस वाले ट्रायंगल में लंब क्या होगा, ये H, और हमारा बेस क्या होगा, ये OQ। और OQ क्या है, OQ किसके बराबर होगा, U के। देखिए ये U दूरी कहां से कहां तक की है, P से O तक की। लेकिन अभी हमने क्या बताया कि जो दूरी हम लोग P से लेंगे वो दूरी हम लोग कहां से ले सकते हैं, Q से, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा पास में है। इसलिए ये दूरी कितनी हो जाएगी, U हो जाएगी। कहां से कहां तक की, O से लेकर के Q तक की दूरी क्या हो जाएगी, U। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये कैसा पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ है, और अवतल पृष्ठ के लिए U का मान किस में हो जाएगा, माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। क्यों? क्योंकि किरण जा रही है इस तरफ, और अगर हमें U को नापना होगा तो हम कहाँ आएंगे, इस तरफ। और जब भी हम लोग किरण के विपरीत चलेंगे तो हमेशा किस में लेंगे, माइनस में। इसलिए U का मान किस में हो जाएगा, माइनस में। तो tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का H अपॉन U। अब अगर आप लोग ट्रायंगल, जिस प्रकार आपने देखा AOQ, उसी प्रकार देखिए ट्रायंगल AIQ, बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए tan बीटा वाला AIQ। अगर आप ट्रायंगल AIQ में देखें तो इसमें लगाएंगे tan बीटा, और tan बीटा का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, tan बीटा बराबर, अगर आप इस वाले ट्रायंगल में tan बीटा लगाएंगे, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, H, और बेस क्या है इसका, ये IQ। IQ क्या इसके बराबर होगा, V के। IQ किसके बराबर होगा, V के। लेकिन फिर वही बात, कैसा पृष्ठ है, अवतल, और अवतल पृष्ठ के लिए V का मान किस में हो जाएगा, माइनस में। बात समझ आ रही, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, U का मान किस में होगा, माइनस में, और V का मान भी किस में होगा, माइनस में। ठीक है, तो ये V का मान किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि H अपॉन माइनस का V।
अब एक बार और ट्रायंगल देखिए, अब की बार आप ट्रायंगल कौन सा देखेंगे? अब की बार बच्चों आप ट्रायंगल देखिए, आपको ट्रायंगल देखना है ट्रायंगल AQC। इधर देखिए ट्रायंगल AQC सबको दिख गया? तो अब की बार आप ट्रायंगल देखिए ट्रायंगल A, Q और C में। यानी अगर आप ट्रायंगल A, Q और C में देखते हैं तो अब की बार आप क्या लगा दीजिए? एंगल कौन सा बन रहा है? गामा। तो अब की बार 10 गामा लगा दीजिए। 10 गामा लगाने पर आपको क्या मिल जाएगा? 10 गामा लगाने पर आपको क्या मिल जाएगा? लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा? H। लंब क्या हो जाएगा? H। और आधार क्या हो जाएगा आपका? R। और R किस में होगा? प्लस में। क्यों? क्योंकि ये उस तरफ है। अगर हम किरण की दिशा में चलते हैं यानी कि इस तरफ चलेंगे तो हमेशा हम प्लस में लेंगे, और R का मान किस में हो जाएगा? प्लस में। सभी लोग को बात समझ में आ रही है? R कहाँ है? उस तरफ है। R कहाँ है? उस तरफ है। अगर हम लोग किरण के विपरीत चलेंगे तो हम लोग कहाँ चलेंगे? किरण के साथ साथ चलेंगे, और R का मान किस में होगा? प्लस में होगा। ठीक, तो R का मान भी किस में हो जाएगा? प्लस में। अब अगर R का मान प्लस में हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि 10 गामा बराबर H/R आ गया। अब सभी लोग जरा एक बात ध्यान से समझना, अभी हमने यहां पर पढ़ा कि बहुत ज्यादा सूक्ष्म कोण के लिए, ये बात फिर से यहां पर अप्लाई होगी, फॉर वेरी स्मॉल एंगल यानी बहुत ज़्यादा छोटे कोणों के लिए जो हमारा tan अल्फा होगा वो लगभग किसके बराबर होगा? जिस प्रकार साइन आई के बराबर था, साइन आर के बराबर था, उसी प्रकार tan अल्फा किसके बराबर होगा? अल्फा के। tan बीटा किसके बराबर होगा? लगभग बीटा के। और tan गामा किसके बराबर होगा? लगभग गामा के। ठीक, तो ये तीन बातें आप लोगों को समझनी है। tan अल्फा किसके बराबर होगा? लगभग अल्फा के। tan बीटा लगभग किसके बराबर होगा? बीटा के। और tan गामा जो होगा वो आपका लगभग किसके बराबर होगा? tan गामा के बराबर होगा। तो वो आपका tan गामा लगभग किसके बराबर होगा? tan गामा के बराबर होगा। ठीक, तो आप लोग का tan गामा जो होगा वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा? गामा के बराबर हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। tan बीटा लगभग किसके बराबर होगा? बीटा के। और tan गामा लगभग किसके बराबर होगा? गामा के। ठीक है, tan बीटा किसके? बीटा के। tan गामा गामा के। अब जरा ध्यान से समझना, अगर tan बीटा गामा के बराबर होगा तो आप ध्यान समझिए, tan अल्फा की वैल्यू कितनी है? H/U। और tan अल्फा लगभग किसके बराबर है? अल्फा के। कब? जब एंगल बहुत छोटे हैं। तो tan अल्फा किसके बराबर है? लगभग अल्फा के। यानी कि जो वैल्यू tan अल्फा की है वही वैल्यू किसकी हो जाएगी? अल्फा की। जो वैल्यू tan बीटा की है वही किसकी वैल्यू हो जाएगी? बीटा की। और tan गामा किसके बराबर है? गामा के। तो जो वैल्यू tan गामा की है वो किसके बराबर हो जाएगी? गामा के। यानी ये वाली वैल्यू गामा के बराबर हो जाएगी, ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? अल्फा के। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? बीटा के। ये दोनों वैल्यू आपस में कैसे हो जाएंगी? बराबर, क्योंकि हमने यहाँ पर कह दिया है कि एंगल बहुत छोटे हैं, इसे tan अल्फा बराबर अल्फा। अब जरा अल्फा का मान ये हो गया, बीटा का मान H/-V और गामा का मान H/R। इनके लिए क्या करो कि आप मान रखो। ठीक, जैसे ही आप मान रखोगे तो इस किस मान कहाँ रखोगे? समीकरण नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? N1 अल्फा। तो N1 अल्फा का मान क्या हो जाएगा? माइनस का H/U। इसके बाद माइनस का N2 बीटा। तो माइनस का N2 और बीटा का मान H/-V। यानी माइनस का H/V और बराबर गामा N2 माइनस N1 बराबर गामा N2 माइनस N1। यानी गामा का मान कितना है? H/R। और N2 माइनस N1।
गामा का मान h/r और n2 माइनस n1। सही बच्चे ध्यान दें, किसी को कोई दिक्कत है? सही बच्चे ध्यान से समझ ले, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई समस्या आ रही है? शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा है ना इधर का। एक मिनट मैं ज़रा सही करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अब दिख रहा होगा ना क्लियर बिल्कुल? चलिए ठीक है, तो गामा का मान आ गया हमारा h/r n2 माइनस n1। हमने सारे मान यहाँ पर क्या कर दिए, रख दिए। सभी को क्लियर हो रहा है? अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब बच्चों इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? ये हो जाएगा n1। आप क्या करिए बच्चों, इस पूरे से h कॉमन कर लीजिए। h कॉमन करने पर अंदर क्या बचेगा, माइनस का n1/u, माइनस माइनस क्या होगा प्लस n2/v बराबर h/r और n2 माइनस n1। अब देखिए h से h क्या हो गया, कैंसिल, और हमारे सामने फॉर्मूला निकल के आया n2/v, फिर ये माइनस का n1/u। देखिए मैंने क्या किया, n2/v को पहले लिख लिया, n1/u को बाद में लिख दिया। तो n2/v माइनस का n1/u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन में r, n2 माइनस n1 में r। और दोस्तों ये आपका फॉर्मूला हो गया गोली अपवर्तक पृष्ठ का फॉर्मूला n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। ये आपका क्या है, गोली उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र है। और यहाँ पर आपकी बात क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये आपके गोली उत्तल अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का क्या हो गया है, सूत्र आ गया है। ठीक है, अब सभी लोग ये फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान समझ लें, सभी लोग को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। किसी को अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार फिर से वापस रिपीट करके समझ ले, देख ले, और फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो मुझे कमेंट करके बताए कि सर मुझे इस पॉइंट में यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है। ठीक, तो सभी लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करिए जल्दी से, और आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस डेरिवेशन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी लोग को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कहीं पर भी? ठीक, तो ये आपका डेरिवेशन था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि आप लोग को आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर यूपी बोर्ड एंड सीएससी बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो सभी लोग डेरिवेशन को बहुत ध्यान से समझ लेंगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें सभी ध्यान से और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बार मैं आप लोगों को एक बात इस फॉर्मूले में और बताना चाहूँगा। ये वाला फॉर्मूला क्या है कि प्रकाश किरण विरल से जा रही है कहाँ पर, सघन में। प्रकाश किरण विरल से कहाँ जा रही है, सघन में। लेकिन अगर यही प्रकाश किरण मान लीजिए उल्टा जा रही होती, वो प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रही होती, इस बात को भी आप लोग लिख लेंगे। ये इस वाली प्रकाश किरण में क्या हो रहा है, इस वाले चित्र में प्रकाश किरण विरल से कहाँ जा रही है, सघन में। विरल से कहाँ जा रही है, सघन में। लेकिन अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए, अगर प्रकाश किरण सघन से कहाँ जाए, विरल में, अगर ये प्रकाश किरण मान लीजिए कि सघन से विरल में जाती है, अगर ये उल्टा चली जाए सघन से विरल में, तो क्या होगा, फॉर्मूले में अंतर सिर्फ इतना आएगा कि n2 की जगह n1 आ जाएगा, यानी n1/v, और n2 की जगह n1 आ जाएगा और n1 की जगह n2 आ जाएगा, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, n1 और n2। तो आ जाएगा n1/v माइनस का n2/u बराबर n1 माइनस n2/r। बात सभी को समझ में आ गई। अगर ये प्रकाश किरण अभी तो मान लीजिए विरल से सघन में जा रही है, लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए किरण सघन से विरल में जाने लगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों अपवर्तनांक n1 और n2
आपस में चेंज हो जाएंगे। जहाँ N1 था वहाँ N2 आ जाएगा और जहाँ N2 था वहाँ पर N1 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को पूरी बात क्लियर हो रही होगी। ये आपका आज का टॉपिक था, आपका आज का टॉपिक खत्म हो गया। सही बच्चे ध्यान से टॉपिक को रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। सही बच्चे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जो बच्चे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग को इस तरह के मज़ेदार टॉपिक डेली आपको पढ़ने को मिलते रहें और आपकी फिजिक्स जो है वो एक अच्छे स्तर तक पहुँचे। ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। सभी को राम राम, राधे राधे, शुक्रिया, वेरी गुड इवनिंग एंड थैंक यू।